डियर स्टूडेंट्स, 5.2 कंप्लीट करने के बाद में अब हम अपने अगले एक्सरसाइज 5.3 पे चलते हैं। ठीक है, लेकिन उससे पहले कुछ टॉपिक जान लीजिए आप लोग, ताकि आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस को लगा सकें। ठीक है, तो चलिए पहला है आपका इसमें बेसिकली आपको एंगल के बारे में जानना है, और एंगल कैसे बनाते हैं आपको पहले से पता है। एंगल होता क्या है? द इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइन सेगमेंट या दो लाइन के बीच में जो झुकाव होता है, इसी को क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये एंगल कई टाइप के होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं टाइप के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पे जैसे सबसे पहला दिया हुआ है एक्यूट, फिर ऑब्ट्यूज और फिर रिफ्लेक्स। राइट एंगल क्या होता है आपको पता ही होगा, 90 डिग्री का। चलिए मैं सभी बता देता हूँ एक तरफ से। सबसे पहले होता है आपका एक्यूट। क्या होता है? एक्यूट पहला वाला। एक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है? एन एंगल हुज मेजर इज़ बिटवीन 0 एंड 90। ऐसा एंगल जिसका मेज़रमेंट जो होता है वो 0 से कहाँ के बीच में हो? 90 के बीच में हो। मतलब 0 से ज़्यादा हो और 90 से क्या हो? कम हो। ठीक है, तो वो आपका कौन सा एंगल होता है? वो एक्यूट एंगल होता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल में जैसे मान लीजिए 45 हो गया, क्या नाम है, 80 हो गया, ठीक है, 15 हो गया, जो भी है, मतलब ये 0 से ज़्यादा हो और 90 से कम, तो वो एक्यूट होता है। दूसरा आपका होता है क्या? राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? मैंने आपको बताया है एग्जैक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्ट क्या? 90 डिग्री। तो ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। इसमें बस एक ही है, 90 डिग्री और कुछ नहीं। तीसरा है ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर बिटवीन 90 एंड 180। ऐसा एंगल जिसका मेज़र 90 और 180 के बीच में होता है, मतलब 90 से लेके 180 के बीच में। तो 90 से ज़्यादा होना चाहिए, तो 90 से ज़्यादा मतलब 91 मान लो। ठीक है, तो 91 डिग्री। उसके बाद में फिर कितना हो गया? मान लो 105 डिग्री या फिर 160 डिग्री, ऐसे करके। ये सब ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों? क्योंकि ये 90 से ज़्यादा और 180 से कम है। तो ये तीन हो गए, एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूज। एक्यूट 0 से 90 के बीच में, राइट 90 डिग्री एग्जैक्ट होता है, और ऑब्ट्यूज 90 से अबव और बट 180 से कम। ठीक है, तो ये हो गया। अब चौथा जो होता आपका होता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 180 डिग्री। जो एग्जैक्ट 180 होता है उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, तो एक स्ट्रेट हो गया। अब स्ट्रेट से आगे पांचवा आपका आता है, वो है रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एन एंगल हुज, ये रिफ्लेक्स लिख देता हूँ, एन एंगल हुज मेजर बिटवीन 180 एंड 360। ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट 180 और 360 के बीच में होता है, वो आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। मतलब 180 से ज़्यादा और 360 से कम, तो ये रिफ्लेक्स एंगल। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका, मान लो 181 डिग्री ही हो सकता है, 359 डिग्री, ठीक है, और मान लो 240 डिग्री, ऐसे करके। ये सब रिफ्लेक्स एंगल है। और एक छठा है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है? एग्जैक्ट 360 डिग्री, इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है ना। देखिए इसमें 3 दिया था, मैंने आपको 6 बता दिया। तो चलिए आपकी जानकारी के लिए बेहतर ही है। ठीक है अब आगे चलते हैं। आगे और क्या दिया हुआ है आपके इसमें वो देख लेते हैं। अब आगे एक्सरसाइज दिया हुआ है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज में देखिए क्या दिया हुआ है। पहला दिया है आपका मैच। अच्छा, मैच करना। तो बताइए स्ट्रेट एंगल कौन सा एंगल होता है? इसमें कई ऑप्शन है, उसमें से कौन सा? जैसे लेस देन 1/4 ऑफ ए रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मैंने आपको बताया था ना, जब घूमते हैं आप, रिवोल्यूशन माने एक चक्कर पूरा, और इसमें 1/4 माने इसका आधा। तो 1/4 के आधे का आधा मतलब 1/4, और 1/4 माने क्या? 1/4 ऑफ 360। रिवोल्यूशन माने पूरा एक चक्कर ना, तो 4 से इसे काट देंगे तो 90, मतलब 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन 90 डिग्री होता है। लेकिन ये कह रहा है लेस देन, उससे भी कम, 90 से भी कम, लेस 90 से भी कम। तो स्ट्रेट एंगल मैंने आपको बताया क्या होता है? 180 होता है, और ये तो 90 से भी कम कर रहा है, तो ये पहला वाला नहीं होगा। मोर देन हाफ रिवोल्यूशन। हाफ माने क्या होता है? आधा। आधा कितना माने? 1/2 ऑफ 360 ना, तो 2 से इसे कट करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो 180 आ तो गया, लेकिन ये मोर देन माने 180 से ज़्यादा कह रहा है। तो स्ट्रेट एंगल तो एकदम एग्जैक्ट 180 होता, तो ये दूसरा वाला भी नहीं होगा।
हाफ रिवोल्यूशन, हाफ माने बिल्कुल आधा, तो आधा कितना अभी निकाला हमने 180 निकाला है ना, तो इसका मतलब स्ट्रेट एंगल जो होगा वो थर्ड वाला होगा, हाफ, ठीक है ना। और बाकी का 2-3 जो बचा वो आप खुद करिएगा, क्योंकि मैंने सब क्या होता है सबको आपको बता दिया, ठीक है। वैसे भी अभी एक्सप्लेन में ही सारा बता दिया मैंने, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं। इसमें क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट या रिफ्लेक्स बताना है। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, ये आपका एक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये 90 से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा, क्योंकि क्या है 90 है एग्जैक्ट, तो राइट हो गया। ये कितना होगा, ये आपका रिफ्लेक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 180 से ज़्यादा है। ये स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, बस हो गया सारा। अब अगला है मेजरिंग एंगल, एंगल को मेज़र करना। मैंने आपको बताया था जब हम एंगल मेज़र करते हैं तो उसको डिग्री में लिखते हैं, ठीक है ना। और मेज़र करने के लिए इस्तेमाल किस इंस्ट्रूमेंट का करते हैं, वो हम करते हैं आपका ये देखिए यही है प्रोटेक्टर, याद है ना। इसी को इस्तेमाल करेंगे हम अपना एंगल को मेज़र करने के लिए, ठीक है। तो कैसे मेज़र करेंगे, मान लीजिए जैसे कोई एंगल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं एंगल कोई बना लेता हूँ ऐसे। अब ये कितना डिग्री है यही आपको बताना, तो कैसे मेज़र करेंगे। तो ये जो कंपास है, ये प्रोटेक्टर है ना, इसको उठा करके इसके ऊपर ऐसे रखिए। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। इसको हटाइए पहले ये लाइन, हाँ। ये जो है प्रोटेक्टर आपका, इस प्रोटेक्टर का ये जो मिड पॉइंट आपको दिख रहा है ना, एम, ये यहाँ नीचे है, सॉरी थोड़ा सा हल्का सा नीचे, यहाँ पे एम, ये वाला पॉइंट जो है वो आपके इस पे, ये जो एंगल बन रहा है ना, इस पॉइंट पे कोइंसाइड करना चाहिए। कोइंसाइड मतलब ये वाला पॉइंट इस पॉइंट के ऊपर आ जाना चाहिए एकदम, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये वाला पॉइंट जो एम है आपका, कलर चेंज कर देना ताकि समझ में आ जाए आपके। ये जो पॉइंट एम है आपका, ठीक है, ये वाला पॉइंट एम, जब आप प्रोटेक्टर को अपने उठाएंगे और प्रोटेक्टर को उठा करके इस पर रखेंगे तो ये जो एंगल का ये वाला जो पॉइंट है, वर्टेक्स जिसे आप बोलते हो, इसके ऊपर आ जाना चाहिए। और उसके बाद में ये जो सीधी लाइन गई है ना यहाँ से, जीरो वाली, देखिए ये जीरो वाली लाइन जाती दिख रही है ना आपको, जीरो वाली लाइन, ये वाली लाइन बिल्कुल इसके ऊपर आ जानी चाहिए, इस वाली लाइन के ऊपर। ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारे वर्टेक्स पे होना चाहिए और ये वाली जीरो वाली जो लाइन है वो इस लाइन के जस्ट ऊपर आ जानी चाहिए। अगर ऐसा कर लेंगे तो फिर अब हमें एक लास्ट चीज़ देखना है कि ये वाली लाइन हमारी किस जगह से होकर के गुजरी। आपको पता है ये जो इसमें कई छोटी छोटी लाइन्स ड्रॉ है ना, देखिए ये सारी छोटी छोटी लाइन्स है ना, ये छोटी छोटी लाइन्स हैं। तो आपको मिलाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये वाली जो लाइन है आपकी, ठीक है, कौन सी, ये वाली लाइन, ये इसके किस लाइन से होकर गुजरी। मान लो ये इसके ऐसे यहाँ से होकर गुजर रही है, इस वाले से, तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 30 और 40 के बीच में से जा रही है ये लाइन, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 35। तो बस ऐसे ही आप अपने एंगल को क्या करेंगे, मेज़र करेंगे, ठीक है। जिस बातों का ध्यान रखने के लिए मैंने कहा उसे ध्यान रखेंगे तो गलती नहीं होगी आपसे, ठीक। तो चलिए अब आगे अगले एक्सरसाइज से अपने चलते हैं 5.4 पे। इसमें पूछा गया है पहला क्वेश्चन क्या, कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ अ राइट एंगल। राइट एंगल का मेजर कितना होता है, 90, बस। स्ट्रेट एंगल का 180, बस हो गया आंसर डायरेक्ट। ट्रू फॉल्स बताना है, बताइए। द मेजर ऑफ एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90। एक्यूट एंगल 90 से कम होता है, हाँ ट्रू। मेजर ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल इज़ लेस देन 90, नहीं तो ये फॉल्स। ऑब्ट्यूस एंगल तो 90 से ज़्यादा होता है ना। ये देखिए ये लेस देन का साइन लगा है, मतलब ऑब्ट्यूस एंगल इधर है और वो छोटा है किससे, 90 से। तो ऑब्ट्यूस एंगल 90 से छोटा थोड़ी होता है, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ऐसे थर्ड वाला, जब मेजर ऑफ रिफ्लेक्स एंगल इज़ ग्रेटर देन 180। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है। रिफ्लेक्स इधर है, ये रिफ्लेक्स से ज़्यादा होता है 180 से, तो हाँ बिल्कुल ज़्यादा होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थर्ड वाला ट्रू। तो ऐसे बाकी कर लीजिएगा आप, ठीक है। हम चलते हैं। राइट डाउन द मेजर ऑफ सम एक्यूट एंगल। कुछ एक्यूट एंगल का मेजरमेंट लिखो, तो कोई नहीं, बता दो 45 हो गया, 60 हो गया, 15 हो गया, ऐसे करके कुछ एक्यूट एंगल का मेजरमेंट लिखना था। ऐसे ही कुछ ऑब्ट्यूस एंगल का, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ऐसे कुछ लिख दो बस, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, मेज़र द एंगल गिवन बिलो यूजिंग प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। ये तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास प्रोटेक्टर है नहीं कि मैं यहाँ पे ऐसे अपने प्रोटेक्टर को ऐसे रखूँ, ठीक है। जैसे ये मान लो अगर प्रोटेक्टर मुझे रखना भी होता तो मेरा प्रोटेक्टर इस तरीके से होता, ये ऐसे होता और ये ऐसे रखते हैं, और ये जो इसका मिड पॉइंट है ना ये वाला, ये यहाँ से एक सीधी लाइन ऐसे जाती है, ये वाली, ऐसे प्रोटेक्टर होता मेरा, ठीक है।
ये ज़ीरो वाला होता है, ज़ीरो ओ होता है जो कोइंसाइड करता है इससे, ठीक। इस तरीके से प्रोटेक्टर रखते हैं, फिर ये देखते हैं किधर से गुजर रहा है। मान लो ये 120 से गुजर रहा है तो कह देते हैं कि ये 120 डिग्री है, ठीक है। लेकिन आप ये प्रोटेक्टर से पूरा अच्छे से मेज़र करके बताइएगा। क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। विच हैज़ अ लार्जर मेज़र, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेज़र। मतलब आपको पहले तो एस्टिमेट ऐसे ही बताना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, ये वाला या ये वाला। तो मुझे तो ये वाला ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने ऐसे ही गेस बताया। आप एग्जैक्ट बता सकते हो कौन ज़्यादा, क्या प्रोटेक्टर से मेज़र करके इसको और इसको, तो देख करके बताइएगा कौन सा ज़्यादा है। सेकंड वाला भी वही, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, ठीक है ना। इसको भी मेज़र करके बताना है। 7 पे चलते हैं। 7 में दिया है एन एंगल हुज मेज़र इज़ लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। मतलब एक ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो होती है राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 से जो क्या हो, कम हो। गलत हो गया, उल्टा। ये वाला एंगल जो है, ये एंगल हमारा ये 90 से क्या हो, कम। ये देखो इधर बंद है, इसका मतलब ये कम है। ये वाला एंगल 90 से कम है, तो 90 से जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं, एक्यूट बोलते हैं ना। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसमें क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे एक्यूट। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एक्यूट, ठीक है। ऐसे एन एंगल हुज मेजर इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल से जो ज़्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्ट्यूस होते हैं। बस, तो बहुत आसान है, ऐसा पढ़ करके आप जो कर लीजिएगा। जैसे लास्ट वाला, चलो मैं एक बता देता हूँ कोई। जैसे मान लो व्हेन द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल इज़ दैट ऑफ अ स्ट्रेट एंगल एंड इफ़ वन ऑफ देम इज़ एक्यूट देन द अदर शुड बी। कहने का मतलब ये है कि दो एंगल है, मान लो एक है एंगल ए और एक एंगल बी। कह रहा है इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो इक्वल टू 180 आता है, स्ट्रेट एंगल के बराबर। स्ट्रेट एंगल 180 होता है, ठीक है। तो 180 के बराबर आता है। इसमें ये कह रहा है कि मान लो कोई एक एंगल एक्यूट है, मान लो बी वाला एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या है, ये 90 से कम है। तो ये ए वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला क्या होगा। तो जाहिर सी बात है, अगर मान लो ये 90 से कम, अगर मान लो ये 80 है एक पल के लिए बी वाला, तो जाहिर सी बात है ये वाला 100 होगा, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो इसका मतलब अगर ये 100 है तो ये क्या हो जाएगा, ए वाला। ये जाहिर सी बात है ऑब्ट्यूस हो जाएगा, क्योंकि 100 क्या होता है 90 से ज़्यादा, 90 से ज़्यादा को ऑब्ट्यूस कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे ऑब्ट्यूस होगा। अगर एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल शोन इन द फिगर, फर्स्ट एस्टिमेट योर आइज एंड देन फाइंड द एक्चुअल मेजरमेंट। वही वाला क्वेश्चन है जो ऊपर दो आप कर चुके हो। यहाँ प्रोटेक्टर देखो बना करके दिखा भी दिएगा ताकि और गलती ना हो सके आपसे, ठीक है। तो चलिए ये कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इन ईच ऑफ द फिगर। वही है, फिर से आपको प्रोटेक्टर रखना होगा अपना। प्रोटेक्टर को ऐसे बीच में यहाँ रखिएगा, ऐसे इस तरीके से प्रोटेक्टर आपका रहेगा, ठीक है ना। ये ऐसे प्रोटेक्टर रहेगा आपका और ये मिड में रहेगा। ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ 90 होता है, तो इसका मतलब ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो ये तो मैं ऐसे ही बता दिया मैंने 90। अब इन दोनों के बीच का आप जो है, यहाँ तो 90 मैंने बता दिया, इसके बीच कितना होगा, ये कितना होगा ये आपको बताना है। ये 180 होगा क्योंकि स्ट्रेट है, ठीक है। तो ऐसे आपके पास सिंपल सा है, आपके पास प्रोटेक्टर है, आप आसानी से देख के मेज़र करके बता सकते हो, ठीक है। 10 पे चलते हैं। दिया इन द गिवन फिगर एंगल मेजर 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, डज द एंगल बिकम लार्जर, डज द साइड ऑफ द एंगल चेंज। कह रहा है आपसे कि यहाँ जो फिगर बना है ना, इस फिगर में ये जो है आपका ये 30 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि आप इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख करके बताओ कि क्या इसका जो एंगल है वो बड़ा हो जाता है या नहीं। तो एक बात मैं बता दूं, मैग्नीफाइंग ग्लास देखने से ये सारी चीज़ें बड़ी हो जाएंगी। मतलब ये वाला जो प्रोटेक्टर वाला बना ये बड़ा हो जाएगा, ये लाइन बड़ी हो जाएगी, ये सब बड़ी हो जाएगी, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो नहीं बदलता, वो 30 का 30 ही रहेगा। केवल लाइन्स वेंस बड़ी हो जाएंगी, एंगल नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो मैंने तो आंसर बता दिया, आप एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करके देख भी लीजिएगा कि क्या पता मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। आप क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, मेज़र एंड क्लासीफाई ईच एंगल। अच्छा, मेज़र करना है और बताना है। तो चलिए, जैसे मान लो पहला दिया ए ओ बी, तो ए यहाँ पर है, तो ए ओ बी ये वाला एंगल मेज़र करना है। तो भाई प्रोटेक्टर आपके पास है, आप मेज़र करिएगा। मेज़र करके जो भी आएगा यहाँ लिख दीजिएगा। मान लो ये 60 आता है तो यहाँ 60 लिख दीजिएगा। और टाइप किस टाइप का, तो ये एक्यूट है तो यहाँ लिख दीजिएगा एक्यूट, ऐसे बस, ठीक है। ऐसे मान लो कोई बता देता हूँ डी ओ बी, तो डी कहाँ है, डी ये रहा, डी ओ बी ये रहा, तो सीधा है ये। तो डी ओ बी तो स्ट्रेट हो गया है तो 180 हो जाएगा यहाँ पे। तो मेज़र इसका 180 बिना नापे हुए भी आप बता सकते हो। और ये टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिएगा स्ट्रेट टाइप में, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। अब आगे चलते हैं आगे के एक्सरसाइज पे, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बड़ा नहीं हुआ है। आगे की एक्सरसाइज भी आप इसमें पढ़ सकते हो।
ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं? बहुत ही सिंपल है। परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइंस होती हैं जिन दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, मतलब वो स्ट्रेट एंगल, सॉरी राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे बनता था? एक लाइन ऐसे होती थी और उसके ऊपर एक लाइन ऐसे सीधे ड्रॉ कर देते थे और यहाँ कहते थे ये 90 डिग्री है, कहते थे ना। तो यही कहते थे कि ये राइट एंगल है। कौन सा एंगल है? राइट एंगल। इसको बोलते थे राइट एंगल, यही बोलते थे। तो वही राइट एंगल, तो ये जब 90 डिग्री है तो राइट एंगल है ये। लेकिन ये जो लाइन्स है, कौन सी लाइन? एक ये लाइन और एक ये लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, दोनों लाइन को हम बोलते हैं क्या? परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर लाइंस। कहने का मतलब है ऐसी दो लाइनें जिनको मिलाने से 90 डिग्री का एंगल बने, तो वो दोनों लाइनें परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। बस, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा परपेंडिकुलर लाइंस कैसी होती हैं। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, याद रखिए। जैसे मान लो यहाँ पे ना ए बी और ये एल, ये जो नाम दिया गया एल, तो ए बी और एल परपेंडिकुलर है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए बी परपेंडिकुलर। ये देखो ये साइन होता है परपेंडिकुलर, उल्टा टी ऐसे बनाते हैं, ए बी परपेंडिकुलर टू एल। इसका मतलब ये जो ए बी है ये एल पे परपेंडिकुलर है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी। अब आप कहोगे ये कैसे? तो ये देखो भाई, एल जो ये वाली लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बन रहा है। और इसको अगर घुमा करके इस तरीके से देख लो, मतलब एल को ऐसे मान लो और ये वाली लाइन इसके ऊपर मान लो, तो यहाँ पे भी तो 90 बन रहा है। तो एल लाइन हो गई और ए बी उस पर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये भी तो हो सकता है आपका। एक मिनट सर। तो परपेंडिकुलर लाइंस को ऐसे उल्टे टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा आपका? एल, ऐसे करके लिख सकते हो, या एल इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। परपेंडिकुलर, देखो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है, तो ऐसे एक लाइन हो गई, इस पर यह 90 डिग्री बना दिया यहाँ पे, तो ये परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइनें तो हो गई। लेकिन बाइसेक्टर का मतलब होता है एकदम बीच से डिवाइड करे। तो क्या ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये इस वाली लाइन को बीच में कट कर रही है? नहीं, यहाँ किनारे पे कर रही है, तो ये अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। अगर इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो ये वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है, उसको यहाँ ना ड्रॉ करके इस लाइन के बीच में तकरीबन यहाँ ड्रॉ करिए ऐसे, ये अगर बीच में है तो ये वाली लाइन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाएगी, क्योंकि ये इस लाइन के क्या है? बीच में एकदम, ठीक है। तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। मान लीजिए जैसे एक लाइन सेगमेंट ये है, ये कितना है? ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है या 6 सेंटीमीटर, जो भी मान लीजिए आप, ठीक है। और अगर इसी के ऊपर हम एक और लाइन ड्रॉ कर दें ऐसे, बिल्कुल ऐसे, जो कि इसके बीच में हो, ये 90 डिग्री बनाए, और ये 3 हो इधर भी और इधर भी 3 हो, तो ये वाली जो लाइन है ना आपकी, इसी को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं इस लाइन को, ठीक है। चलिए, तो अब अगले एक्सरसाइज पे चलते हैं। अपना 5.5 देख लेते हैं, छोटा सा एक्सरसाइज हो जाएगा ये भी आज, ठीक है। 5.5 में क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा, आपको बताना है कि ये नीचे जो 4 क्वेश्चन है उसमें कौन सा परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल हो सकता है। अगर जो है तो यस लिख दीजिएगा। तो जैसे एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल, किसी टेबल का 2 साइड, अगल बगल के जो 2 साइड होते हैं, तो भाई टेबल आपका इसी तरीके से ऐसे ही तो होता है टेबल आपका। तो इसके 2 साइड, मान लो एक साइड ये ले लिया, कलर बदल दूँ मैं, एक साइड मान लो ये ले लिया और एक साइड ये ले लिया कोई, तो इनके बीच का कितना एंगल है? 90 बन रहा है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा, पहला वाला यस। आप कोई भी 2 साइड ले सकते हो, ये वाला और ये वाला भी ले सकते हो, यहाँ भी 90, हर जगह 90 ही बनता है टेबल में, ठीक है। पहला यस हो गया आपका। दूसरा, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक की लाइन कैसी होती है भाई? एक लाइन ऐसे सीधी जाती है और एक लाइन भी ऐसे सीधी जाती है, इसी पे तो आपकी ट्रेन चलती है, दोनों लाइन पटरियों पर। तो क्या ये इनके बीच 90 डिग्री एंगल बन रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि 90 के लिए ये ऐसे होना चाहिए था, इस पर एक लाइन आनी चाहिए थी, तब ये 90 बनता है ना। तो इनके बीच तो एंगल ही नहीं बन रहा है कोई, ठीक है। ये पैरेलल है एक दूसरे के। अभी पैरेलल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा।
वैसे बता दो, चलिए अभी पैरेलल का नाम ले लिया। पैरेलल मतलब होता है जब दो लाइनें कभी भी एक दूसरे को ना मिले। इन दोनों लाइनों को आप चाहे जितना बढ़ा दो, चाहे इधर आगे बढ़ा दो और चाहे इधर पीछे बढ़ा दो, ऐसे ये कभी नहीं मिलेंगे एक दूसरे से, इसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये दूसरे वाले का क्या हो जाएगा आंसर? दूसरे वाले का हो जाएगा 9। ठीक है, तीसरा एल और वी आप बताएंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर लाइन टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। माने एक एक्स वाई लाइन सेगमेंट है ऐसे, इसका नाम है एक्स और नाम है वाई, और पी क्यू इस पर परपेंडिकुलर। तो चलिए मान लेते हैं ये हो गया पी और ये हो गया आपका क्यू। पी क्यू परपेंडिकुलर हो गया इस पर 90 डिग्री पे। फिर कह रहा है लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए। पी क्यू और, तो ऐसा करते हैं, क्यू को थोड़ा बढ़ा देते हैं क्योंकि ये दोनों जिस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट को ये इस जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मान लो इस वाले पॉइंट को, तो हमें ए मानने के लिए कह रहा है। तो चलो इसको ए मान लिए, तो हमारा ये जो लाइन है इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा हमको। तो ये पी क्यू को हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, ये लीजिए। तो यहाँ हो गया आपका क्यू अब। ठीक है, और ये एक दूसरे को ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ए पॉइंट पे यहाँ पर। चलिए, तो अब क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द मेज़र ऑफ पी ए वाई। तो आपको बताना पी ए वाई का मेज़रमेंट कितना है। तो पी ए वाई मतलब कहाँ से? पी यहाँ पे है, तो पी से ए और फिर ये वाई, ये देखिए। अब आप तो ये खुद ही बता सकते हो ये कितना मेज़रमेंट है, मैं नहीं बताऊँगा, आप बताइएगा ये कितना मेज़रमेंट है। दो लाइनें जब ऐसे एक दूसरे को कट करती हैं तो कितना मेज़रमेंट होता है आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया है देयर आर 2 सेट स्क्वायर्स इन योर बॉक्स, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ द एंगल दैट आर फॉर्म्ड एट दियर कॉर्नर्स, डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। ये तो आपको क्वेश्चन मैं देता हूँ करने के लिए। आपको पता है जब आप ज्योमेट्री बॉक्स खरीदते हैं तो उसमें आपका एक कंपास होता है जिसे आप लंगड़ा प्रकार बोलते हो, जिससे आप एंगल बनाते हो। एक आपका सेट स्क्वायर होता है, ऐसे बीच में दो नोक होती हैं, यहाँ ऐसे ऊपर होता है आपका एक सेट स्क्वायर, इस तरीके का होता है। सॉरी, सेट स्क्वायर कह रहे हैं उसको। ठीक है, उसका नाम दूसरा कुछ होता है। सेट स्क्वायर जो होता है आपका, एक मिनट अभी उसका नाम मैं बताता हूँ आपको, डिवाइडर। हाँ, ये डिवाइडर होता है। ठीक है, इसे डिवाइडर बोलते हैं। सेट स्क्वायर तो दो और जो आपके वो प्लास्टिक वाले जो दो होते हैं, एक तो प्रोटेक्टर होता है, इस तरीके का आपका प्रोटेक्टर होता है, ये तो जान ही रहे हैं आप। प्रोटेक्टर के साथ दो सेट स्क्वायर होता है, एक ऐसे ट्रायंगल में होता है और एक ऐसे होता है। ठीक है, इस तरीके का होता है ऐसे, ये दो सेट स्क्वायर होते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि क्या इनके जो कॉर्नर पे ये एंगल, एक एंगल यहाँ, एक एंगल यहाँ और एक एंगल यहाँ, पहले वाले सेट स्क्वायर में ऐसे 3 एंगल बन रहा है, दूसरे वाले में भी ऐसे 3 बन रहा है। तो आपको बताना है कि क्या ये तीनों एंगल जो होते हैं वो सेम होते हैं या नहीं होते हैं, या कुछ कॉमन होता है। जैसे मान लो ये और ये कॉमन है, तो ये तो आप खुद चेक करके बताइएगा कि क्या ये तीनों एंगल सेम होते हैं या नहीं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ये आप करके मुझे बताइएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज़ परपेंडिकुलर टू लाइन एम। अच्छा, ये देखिए, तो ये जो लाइन एल है, ये वाली लाइन है ना, ये एम, ये वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बना रही है। जाहिर सी बात है, दिखने में भी लग रहा है। चलिए ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इज़ सी ई इज़ इक्वल टू ई जी। क्या सी ई और ई जी बराबर है? और एक और बात देखिएगा, यहाँ पे ये जो लाइन से ड्रॉ किए गए ना, ए बी सी डी, ये बराबर है एक दूसरे से। मतलब ए बी को अगर आप 1 सेंटीमीटर मान लो तो बी सी भी 1 है, सी डी भी 1 है, डी ई भी 1 है, ये सब 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। तो चलिए, हमसे पूछ रहा है सी इज़ इक्वल टू ई जी। क्या सी और ई जी बराबर है? तो सी कहाँ पे है भाई? सी यहाँ पे है और ई कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो सी कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा सी ई। और ई जी देखते हैं, ई यहाँ पर है और जी यहाँ, इनके बीच में भी 2 का गैप है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो सी ई जी बराबर है, तो यस लिख दीजिएगा, यस। तो मतलब पहले वाले का आंसर ये जो पहले वाला है हो जाएगा यस। ऐसे दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? डज पी ई बाइसेक्ट सी जी। पी ई कहाँ पे है? पी, ये रहा पी। तो पी और ई, पी ई माने ये वाली लाइन। ठीक है, चलिए एक मिनट ढंग से ड्रॉ कर दो। ये पी ई मतलब ये वाली लाइन ऐसे, ये पी जो है, क्या ये पी बाइसेक्ट कर रही है? बाइसेक्ट माने बीच से काटना, बाइसेक्ट कर रही है सी जी को। सी जी कहाँ पर है? सी यहाँ पे है और जी यहाँ पे। यहाँ से यहाँ 2 है और ये भी यहाँ से यहाँ 2 है। चलिए ठीक है, तो देखिए ये 2 और 2 कितना हो गया? टोटल 4 हो गए ना। और 4 के बीच में से ही तो लाइन ये जा रही है, तो ये बाइसेक्ट कर रही है कि नहीं? यस, बिल्कुल।
बाइसेट कर रही है ये, ठीक है। तो देखिए 2 मैंने बता दिया है और बाकी का ये 2 जो है ये आप खुद करिएगा, ठीक है ना। और ये दोनों करने के बाद में ये एक्सरसाइज भी आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 5.5 भी ख़त्म। कल मैं आपको 5.6 एक्सरसाइज बताऊंगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी। तो 5.6 पे बात करेंगे हम लोग कल अगले वीडियो में, ठीक है।